गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? शुरू करें आज की क्लास। बच्चों कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और आज हमें क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और आज क्योंकि तीसरी क्लास है हमारी और शुरू की दो क्लास में हमने जनरल बातें की थी जो इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान हमें काम में आएगी। ठीक है, तो उन बातों का तो मैं आज जिक्र करूंगा नहीं। आई होप ये मान के चलता हूं मैं कि आपको वो बातें पता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या कराया था एक बार वो बता देता हूं आपको कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे किसकी जरूरत होती है? फाइनेंस की जरूरत होती है। और आज के दौर में तो फाइनेंस की जरूरत और भी ज्यादा हो जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो जाती है बिकॉज आज जो बिजनेसेस हो रहे हैं वो बड़े स्केल पे हो रहे हैं। उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन करना होता है, उन्हें सीआईटी को क्या करना होता है? इंप्लीमेंट करना होता है। उसके लिए अपन लोगों को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है कि पैसा समय से अरेंज हो गया है या नहीं हुआ है। और समय से अरेंज हो गया है तो सस्ते में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर टाइम से पैसा अरेंज हो जाए और सस्ते में हो जाए तो बिजनेस जो है वो सक्सेस क्या कर सकता है? अचीव कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और साथ में क्या भी है कि केवल पैसा टाइम पे मिलना और सस्ते रेट पे मिलना ही काफी नहीं है। जो पैसा तुम्हें मिला है अब तुम्हारे में इतनी अकल भी होनी चाहिए कि तुम उसे अच्छे से क्या कर दो? कहीं पे इन्वेस्ट कर दो जहां से कम रिटर्न आए या मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न आए। जब पैसा उठा रहे होंगे तो कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए और जब पैसा लगा रहे होंगे तो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। बात समझ में आती है? ये हमने बच्चों कल पढ़ा था। तो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं इस डिस्कशन से कि जो फाइनेंस होता है वो बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। विदाउट इसके आप इमेजिन नहीं कर सकते किसको? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज बिजनेस को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं। और फिर बच्चों मैंने कल लास्ट में आपको ये जिस्ट दिया था कि जितना हमने जैसे ये पढ़ा, ये चीज पढ़ी, तो इससे हमें ये पता चलता है, यहां से एक टॉपिक निकल के आता है फाइनेंशियल डिसीजन, आगे जो हम पढ़ेंगे। और उसमें यहाँ पे दो बातों का जिक्र कर रहा है वो इन 3 लाइन में। एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहा है और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा है। वो हम आगे देख लेंगे। फिलहाल आज देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, जो पैसा हमें बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, जो पैसा हमें बिजनेस चलाने के लिए चाहिए वो ही क्या है? बिजनेस फाइनेंस। चलो देखते हैं। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड, ये वो पैसा होता है जिसकी हमें जरूरत होती है फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। क्या कैरी आउट करने के लिए? बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो बिजनेस फाइनेंस। सिंपल। फाइनेंस इज नीडेड टू स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश अ बिजनेस, पैसों की हमें जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है ताकि हम एक बिजनेस को क्या कर पाए? स्टार्ट कर पाए और उसे स्टैब्लिश कर पाए। एंड टू रन डे टू डे एक्टिविटीज, और हम क्या कर पाए? अपनी डे टू डे एक्टिविटीज रन कर पाए। नमन भैया, स्टार्ट करने का मतलब क्या है और डे टू डे एक्टिविटीज का मतलब क्या है? स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स चाहिए, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। बात समझ में आती है? तो डे टू डे का मतलब क्या हुआ? आपको वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना पड़ेगा, आपको डेटर क्रिएट करने पड़ेंगे, उधार माल देना पड़ सकता है, इन्वेंट्री लगाएंगे आप। से यस और नो? डे टू डे आपके एडवर्टीजमेंट के खर्चे होंगे, रनिंग कॉस्ट आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, ठीक है ना? टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पोस्टल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, सैलरी सबसे मेजर खर्चा हो गया। तो ये डे टू डे के खर्चे हैं। तो इनको भी करने के लिए अपने को पैसा चाहिए होता है ऑफ द बिजनेस, लाइक पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो P&L में आते हैं, ठीक है ना? मॉडर्नाइजिंग, एक्सपेंडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना। अभी हमारे यहाँ पे जो पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, ठीक है ना, अब हम थोड़ा नई प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें मॉडर्नाइज करना है। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लेवल को इंक्रीज करना है तो एक्सपेंड करना है।
एंड अगर हम मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ऑपरेट करना चाहते हैं तो डाइवर्सिफाई करना है। तो इन सारी चीजों के लिए बेटा पैसा लगेगा। क्या लगेगा? पैसा लगेगा। परचेजिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, हमें क्या परचेज करनी हो सकती है? टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब ये तो मैं कम से कम आपसे 12th के अब एंड में आ गए हो आप, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आपको ये पता होगा कि टेंजिबल एसेट्स क्या होती है और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है। टेंजिबल कौन? हाँ, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल एसेट्स। और इनटेंजिबल, हाँ, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स कैसे खरीदेंगे हम? वेरी गुड, गुडविल खरीद सकते हैं, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, बिल्कुल लाइसेंस हो गया, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, कोई नो हाउ हो गया, मतलब कोई प्रोसेस है ना, कोई रेसिपी हो गई जो हमने किसी से, जिसके लिए हमने क्या किया? पेमेंट किया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो इनको खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। इन द परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कह रहे हैं कि जब आप किसकी खरीदी करते हो? फिक्स एसेट की खरीदी करते हो, तब तो फाइनेंस क्या करता है? हाँ, एक मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम मुझे बताओ, लैंड कोई 10 15 20 रुपए की आ जाएगी क्या? हाँ, वो बोला, बच्चा बोल रहा है कि भैया तुमने करोड़ लगाना तो छोड़ ही दिया, उसके आगे करोड़ लगा के बात करो। तो वो कह रहे हैं कि भैया पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है उस केस में। ठीक है ना? द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज वेरी क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। सफिशिएंट अमाउंट में पैसा जो है, अगर वो आपके पास है, तो वो ही, उसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? मार्केट में सरवाइव कर सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास जितना पैसा चाहिए उतना पैसा है, तो ही आप क्या कर सकते हो? सरवाइव कर सकते हो और मार्केट में ग्रो कर सकते हो। वो जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए और बिजनेस की ग्रोथ के लिए। इतनी बात समझ में आती है? अब बात करते हैं, अभी तक तो देखो बच्चों, हमने ये चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक हमने फाइनेंस का मतलब देखा। अभी पढ़ेंगे, सारे बच्चों को पता है, मैनेजमेंट पता ही है, हम पूरा पार्ट ए में पढ़ के आते हैं। अब जब हम मैनेजमेंट किसके लिए करते हैं? फाइनेंस के लिए मैनेजमेंट करते हैं, वो ही क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो अभी तक जो जनरल बातें पढ़ी, अब वो चैप्टर का नाम समझेंगे, देन उसके आगे की चीजें करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? वही बच्चों, एक बात बताओ, जब आप पैसा लेके आ रहे हो, तो पैसा महंगे में आना चाहिए, सस्ते में आना चाहिए? आप क्या कर रहे हो? अगर आप सस्ते में अरेंज कर रहे हो फंड्स को, तो इस कहीं ना कहीं एक प्रोसेस चल रही है, किसकी? मैनेजमेंट की। फिर उस पैसे को क्या कर रहे हो तुम? इन्वेस्ट कर रहे हो, और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक क्या आप जनरेट कर लो? रिटर्न जनरेट कर लो। तो इसके पीछे भी क्या लग रही है? प्रोसेस चल रही। भाई अगर आंख बंद करके करोगे तो वो कोई ना मैनेजमेंट है। ठीक है ना? सोच समझ के करोगे तो पैसा इसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से मैक्सिमम रिटर्न आए। तो बैकएंड में क्या चल रही है? एक प्रोसेस चल रही होगी, किसकी? मैनेजमेंट की। और बस यही तो चीज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? पैसा ऐसी जगह से लेकर के आएंगे जहां से हमारी कॉस्ट सबसे कम आए, ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमारी रिटर्न सबसे ज्यादा आए, और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देख लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फंड्स। इसने तो और भी डिस्काउंट कर दी मेरी बात को, मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया, हालांकि ऐसा नहीं है उसने पूरी डिस्काउंट कर दी, आगे बताएगा वो जो मैंने बोला। लेकिन इसने बोला किसके फ्लो को मैनेज करना? फंड्स के फ्लो को मैनेज करना ही क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। फंड्स के फ्लो को मैनेज करना, अरे हाँ बेटा हाँ, इनफ्लो को और आउटफ्लो को। जब पैसा आ रहा है तब मैनेज करना, जब पैसा जा रहा है तब मैनेज करना, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स। किसके फ्लो को मैनेज करना? फंड्स के फ्लो को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। एंड इन्वॉल्व्स, अब बता रहा है देखो डिटेल में कि इसमें क्या क्या करते हैं हम। जब फंड्स के फ्लो को हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस। इसमें हम डिसीजंस लेते हैं, क्या लेते हैं? रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि कहां से पैसा उठाए, कहां से पैसा। आपके पास दो सोर्स है ना, वेदर डेट से उठाए या इक्विटी से उठाए, डेट से उठाए या इक्विटी से उठाए। अच्छा, किससे उठाओगे? जिससे सबसे महंगी कॉस्ट आएगी, जिससे सबसे सस्ती कॉस्ट आएगी। ठीक है ना? तो इसमें होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, की पैसा कहां से उठाए। दूसरा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, की पैसा कहां पर लगाए।
और बच्चों यही तो दो डिसीजन होते हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक और होता है डिविडेंड डिसीजन होता है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे फिलहाल। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, जब हम फंड्स के फ्लो को मैनेज करते हैं तो हम फंड्स को प्रोक्योर करने की बात करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि पैसा कहां से उठाए, और दूसरा हम डिसीजन लेते हैं कि पैसा कहां पर लगाए इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म असेट्स। बच्चों पैसा हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो हमें लॉन्ग टर्म असेट में भी, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी हमें और शॉर्ट टर्म भी करनी पड़ेगी। अरे जो मैंने शुरुआत में पूछा था आपको, नहीं समझा क्या आपको? शॉर्ट टर्म में कैसे, जैसे डेटर और इन्वेंट्री में कैश रखना है आपको तो वो चीजें है, लॉन्ग टर्म में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मैं पैसा मेरे को कहां पे लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, अब देखो तीसरी की बात कर रहा है, एक तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। देखो पैसा कहां से उठाए, एक बात हो गई प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा कहां पे लगाए, दूसरी बात हो गई इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है ना। अब हमने जब पैसा लगाया तो हमने पैसा कमाया, इन्वेस्ट करके रिटर्न आई। अब ध्यान से सुनो, अब वो जो पैसा है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, और हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या रोक के रख लेना है। इसको बोलते हैं बच्चों डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलते हैं? इनमें से सबसे ज्यादा जो मेन होते हैं वो शुरू के दो होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन नमन भैया सर क्यों बोल रहे हो आप कि वो इतना ज्यादा जरूरी? बेटा वो हमारे घर की बात है, वो हमारे घर की बात है, वो हमारे अपने अंदर फैमिली का मसला है हमारा कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं, वो हम एनुअल जनरल मीटिंग में बैठ के डिसाइड कर लेंगे, है ना। वो शेयर होल्डर चाहेंगे तो हम क्या कर देंगे, उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, लेकिन देखो जो अपने घर का मसला है वो तो हम सुलझा लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जब हम बाहर वालों से डील कर रहे हो तो उनके साथ हमें अच्छे से डील करना है, क्योंकि जो पैसा उठाएंगे वो कम से कम में आना चाहिए, जो पैसा लगाएंगे जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का कि नहीं करने का वो हमारे घर की बात है, हम देख लेंगे, वो इतना ज्यादा क्रूशियल नहीं है। सबसे ज्यादा क्रूशियल कौन है? शुरू के दो डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, जो आपने रिटर्न कमाई, जो पैसा कमाया उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द ओनर्स। किसको? ओनर्स, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। किसको? अच्छा एक सवाल पूछूं क्या आपको बच्चों, ये जो डिविडेंड डिसीजन की जो बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं आपको डिविडेंड डिसीजन, लेकिन ऐसे पूछ लेता हूं, मेरा मन कर रहा है आपको पूछने के लिए कि ये जो डिविडेंड डिसीजन होता है ये हमें लेना होता है किसके लिए? किसके लिए? ओनर्स के लिए। माने इसमें ये जो डिसीजन लेते हैं हम, वो जो डिविडेंड का जो डिसीजन लेते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए लेते हैं या इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लेते हैं या दोनों के लिए लेते हैं? इक्विटी के लिए, दोनों के लिए भी ले सकते हैं, दोनों के लिए भी ले सकते हैं, इक्विटी दोनों के लिए इक्विटी। और जिनका आंसर है ओनली इक्विटी, उन्हीं का आंसर बिल्कुल वाहियात नहीं है, उन्हीं का आंसर बिल्कुल सही है। बेटा उनका पहले से डिसाइडेड होता है, जब उनको इशू करते उनके बारे में डिसीजन क्या लेना। अब डिसीजन ये लोगे कि तुम्हें पहले तो बोल के इशू ये किए 20% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 20% का मतलब क्या हुआ, उस पे 20% क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। बाद में कह रहे हो जब रिडम्पशन का टाइम आया साल के आखिरी में तुमने पैसा कमाया, तब क्या देखते चलो सोचते हैं पैसा देंगे नहीं, कान पे तो लगेगा ना। शुरू में क्या ऐसे मस्करी कर रहे हो कि पागलपंती चल रही है? शुरुआत में ऐसा बोल के इशू करते हो कि 20% क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, अब कहते चलो सोचते हैं डिसीजन लेंगे, देंगे नहीं देंगे। बस जो डिविडेंड डिसीजन होता है ना, मात्र केवल और केवल किसके लिए लिया जाता है? इक्विटी वाले, बिकॉज उनके लिए तो फिक्स नहीं होता ना कि उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनके लिए बाद में डिसाइड करने का है अपने को, है ना। ऐसा एक नंबर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, बच्चे से थोड़ा क्या ले लेते, लाइटली ले लेते। देखो यहाँ पे लिखा है दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर, केवल और केवल किसके लिए लेते हैं डिसीजन? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, बिकॉज उनके लिए पहले से डिसाइड नहीं होता कि कितना देना है। प्रेफरेंस वालों को तो मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, तो फिक्स रेट से देकर के डिविडेंड भगा देंगे, चलो निकलो यहाँ से। बात समझ में आ रही ना? उनके लिए डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन केवल किसके लिए लेंगे? हाँ, तो आपको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन एस्पेक्ट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, जिसमें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है
मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इनफ्लो। इनफ्लो कब? जब फाइनेंसिंग हो रही होगी, अरेंजमेंट बंदोबस्त कर रहे होंगे पैसों का। और दूसरा आउटफ्लो कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। क्या हो रही होगी? इन्वेस्ट। फिर वो जो रिटर्न आ जाएगी हमें उसे क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूट करनी है। वो डिसीजन किसके लिए लेना है? इक्विटी वालों के लिए। किसके लिए? इक्विटी वालों के लिए। लेकिन ये हमारे घर का मसला है, ये हम देख लेंगे, ये बाद में देख लेंगे। सबसे ज्यादा इसमें जरूरी कितनी बातें हैं? दो बातें, कि पैसा कहां से उठाए और कहां पे लगाए, कितना डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना नहीं डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना रोक के रख ले, ये हमारे घर की बात है, बाद में देख लेंगे। एक बार पढ़ लो सारे बच्चे, पहला बुलेट पढ़ो जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब मुझे बताओ कोई डाउट है क्या आपको? आगे बात समझ में? चलो देखो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। सिंपल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे डील करती है? फंड्स के प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या करती है? डील करती है। उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो तो फिर ये बोलो, इट इज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। नमन भैया मैनेजमेंट बता दो, क्या तो पिटाई मांग रहे हो क्या? मैनेजमेंट बता दो। अबे पूरा पढ़ गया है पार्ट ए, ठीक है ना? इतने दिनों से बजा क्या रहे थे? मैनेजमेंट ही तो बजा रहे थे, ठीक है ना? अरे मतलब फंड्स के लिए प्लानिंग करना, क्या करना? प्लानिंग करना, कि हम कहां से उठाएंगे, कहां पे लगाएंगे, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें किसमें आ जाती है? इनमें कवर हो जाती है, फाइनेंसिंग में और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना? अब ऐसा मत बोलना फंड्स के लिए स्टाफिंग करना, उसके लिए डायरेक्टिंग करना, ठीक है ना? नहीं, उसके लिए मेजरली क्या करना? प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना। दो फंक्शन काम में आते हैं सबसे ज्यादा। बात समझ में आ रही है ना? तो थोड़ा सोच समझ के। हाँ जी, तो देखते हैं टू एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो पहलू क्या होते हैं? अरे कितनी देर से मैं बता रहा हूँ आपको, कितने बरस हो गए मेरे को बताते हुए आपको, है ना? 25 सालों से मैं ये बता रहा हूँ कि दो एस्पेक्ट क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तुम्हें समझा नहीं क्या? बताओ कौन कौन होते हैं? एक तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स माने फाइनेंसिंग डिसीजन, और दूसरा यूसेज ऑफ फंड्स माने इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। तो यही दो ही तो क्या होते हैं उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वही दोनों ही होते हैं, है ना? भैया तीसरा भी तो होता है, ऊपर तो लिखा था तीसरा ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, वो हमारे घर की बात है ना? यहाँ पे हमें एक्सटर्नल पार्टी से डील करना, तो इनके साथ तो हमें पूरा हमारा होशो हवास जो बिल्कुल है ना, जो दिमाग और बिल्कुल सारी सेंसेस काम करनी चाहिए, है ना? चलो बात करते हैं बच्चों किसकी, एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद टू एस्पेक्ट्स। इसके दो पहलू होते हैं। पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, की पैसा कहां से उठाए। दूसरा यूसेज ऑफ फंड्स, की पैसा कहां पे लगाए, इन्वेस्टमेंट। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स देखते हैं। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, अगर आप चाहते हो कि मैं पैसा जो मेरे को मिले, अरेंज हो, है ना, वो कम से कम कॉस्ट में हो, अगर आप क्या करना चाहते हो, ऑप्टिमल मतलब वही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर आप करना चाहते हो, तो उसके मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से मतलब गलत मत समझना। यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि पैसा जहां से आप उठाओगे वो कम से कम आए। अभी यूटिलाइजेशन का मतलब ऐसा मत सोचना कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, वो अगले वाले में बात करेगा। कह रहे हैं कि अगर आप इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी चाहते हो, तो कह रहे हैं डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आप यही तो देखोगे कि मेरे को पैसा कहां कहां से मिल सकता है। नहीं समझ में आई बात? जब मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाया था प्लानिंग में, और वहां पे एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमें खरीदी करनी है रॉ मटेरियल की, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन मार्केट में सप्लायर है। बताया था कि नहीं बताया था? फिर उन सप्लायर को क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं कि किसका प्राइस कितना है और उसकी क्वालिटी क्या है, ऐसे इवैल्यूएट करते हो। फिर जिसका सबसे कम प्राइस होता है, सबसे बेहतर क्वालिटी होती है, उसको हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी तो बेटा वही है। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें पैसा कहां कहां से मिल सकता है। डेट से मिल सकता है, डेट में भी डिबेंचर से मिल सकता है, या बैंक से लोन लेकर के मिल सकता है। इक्विटी से मिल सकता है ना? इक्विटी में हम इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, या वो हो नहीं पाएंगे, या हमें क्या करने पड़ेंगे? प्रेफरेंस इशू करने पड़ेंगे अदरवाइज, ठीक है ना? इक्विटी से बाहर हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो ये देखना पड़ेगा आपको कि पैसा कहां से मिल सकता है, वो सोर्स क्या करने पड़ेगा? आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपको ये भी देखना पड़ेगा वेदर क्या पता हमारे पास पहले से पैसा रखा हो रिटेन अर्निंग के तौर पे, क्या हम उसको भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? से यस और नो? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर आइडेंटिफाइड। कहां कहां से पैसा मिल सकता है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
एंड कंपेयर, फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, इससे इतनी कॉस्ट आ रही है, इतना बेनिफिट, इतनी कॉस्ट आ रही है, इतना बेनिफिट, ऐसे ऐसे करके मतलब इवैल्यूएट करना पड़ेगा एंड कंपेयर इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएट रिस्क, कि उसमें कॉस्ट कितनी है और रिस्क कितना है। अब सारे बच्चों को समझ में आता है कि अगर कंपनी इक्विटी से पैसा उठाती है तो वो रिस्की नहीं है। ये यहाँ पे जो लिखा है मैं वो से रिलेट कर रहा हूं जो मैंने शुरू में बताया आपको। अब कंपनी अगर डेट से पैसा उठाती है तो वो रिस्की है, लेकिन अगर डेट से बात करें तो डेट की कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा आती है। और भी ऐसे मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो हम आगे इस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। तो आपको एक कंबाइंड स्टडी करनी है और ये देखना है कि सबसे ज्यादा फायदा किससे आ रहा है। वही तो बोल रहा है कि आपको कंपेयर करना है कॉस्ट के कंपैरिजन, कॉस्ट की टर्म्स में और उससे जुड़ा हुआ एसोसिएटेड, उससे जो कनेक्टेड रिस्क है कि उसमें रिस्क क्या है, वो सारी चीजें कंपेयर करके जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है आपको उसे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल डेट से पैसा उठा सकते हो आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा उठा सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा उठा सकते हो, एक्सेट्रा, रिटेन्ड अर्निंग से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ईच सोर्स कैरीज द कॉस्ट ऑफ फंड्स, भाई पैसा फ्री में कोई ना मिलता है, हर एक सोर्स की क्या आती है, कॉस्ट आती है कि नहीं आती है, कॉस्ट क्या आती है। अब ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो बच्चे आज एब्सेंट है वो उन्हें नुकसान होगा, और जो नालायक छुट्टी पे चल रहे हैं ना, मैं वीडियो भी रिलीज नहीं करूंगा, ठीक है ना, फिर मोए मोए हो जाएगा। चलो हाँ, इसीलिए तो छुट्टी पे है ना कि कंटेंट तो अवेलेबल हो ही जाता है, तो मैं अभी ये रिलीज ही नहीं करूंगा ये वीडियो। चलो सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हाँ जी ध्यान से सुनो मैं कह रहा हूं कि हर एक सोर्स की क्या आती है, कॉस्ट आती है, क्या आती है। जैसे आप बैंक लोन लोगे तो बैंक वाले फ्री में लोन दे देंगे, क्या लेंगे इस पे, तो इंटरेस्ट इसकी क्या है, कॉस्ट है। आप डिबेंचर उठाओगे, मतलब डिबेंचर से पैसा उठाओगे, तो इस पे क्या देना पड़ेगा आपको, अगेन क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, तो डिबेंचर की क्या है, कॉस्ट है। आप क्या करोगे, आप इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा उठाओगे तो इस पे क्या देना पड़ेगा आपको, वेरी गुड, डिविडेंड देना पड़ेगा, ये इसकी क्या है, कॉस्ट है। आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा उठाओगे तो इस पे क्या देना पड़ेगा आपको, डिविडेंड देना पड़ेगा, ये इसकी क्या है, कॉस्ट है। तो हर एक सोर्स की कुछ ना कुछ क्या आती है, कॉस्ट आती है, क्या आती है, कॉस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, जो बच्चों ये होता है, ये दोनों क्या है, ये है आपका डेट, क्या है, बात समझ में आ रही है, डेट ही तो है, बोरोड फंड ही तो है। ये आपकी क्या हो गई, इक्विटी, क्या हो गई, इक्विटी, और ये अलग से हो गई आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये वैसी है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है ना, आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि जो डेट की जो कॉस्ट आती है ना, डेट की जो कॉस्ट आती है उसका नाम क्या है, इंटरेस्ट। उसको टेक्निकली फाइनेंस की लैंग्वेज में पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केडी। क्या बोलते हैं, केडी। केडी बोले तो कॉस्ट ऑफ डेट। नमन भैया सीडी होना चाहिए था बेटा, ऐसे डिनोट करते हैं उसे। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, अब तुम पूछोगे तुम्हारा नाम ऐसे ही क्यों रखा है ना, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है ना, इसे बोलते हैं केडी। क्या बोलते हैं, केडी। अच्छा, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी भी कॉस्ट आती है, उसका नाम क्या है, डिविडेंड, लेकिन उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, केई। क्या बोलते हैं, केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बात समझ में आ रही है। अब यार ये तो बता दीजिएगा आप, केपीसी नहीं, केपीसी नहीं, केपी केवल, ठीक है ना। जो प्रेफरेंस की कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। तो कह रहा है कि हर एक सोर्स की कुछ ना कुछ क्या आती है, कॉस्ट आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एक्सेट्रा, ईच सोर्स कैरीज द कॉस्ट ऑफ फंड। हर एक सोर्स की क्या आती है, कॉस्ट आती है। क्या क्या आती है, केडी आती है, केई आती है, केपी आती है। केडी किसकी आती है, डेट की। केई किसके लिए आती है, इक्विटी की। और केपी किसके लिए आती है, प्रेफरेंस की, ठीक है ना। लाइक इंटरेस्ट ऑन डेट, जैसे कि मैंने वहां पे लिख के बताया, मैंने टेक्निकल भी बता दिया आपको, हाथ के हाथ लगे हाथ, ठीक है ना। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे बोल रहा है, अ फाइनेंशियल मैनेजर नीड्स टू आइडेंटिफाई सच सोर्सेज एंड सेलेक्ट द वन व्हिच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है इस तरह के सोर्सेज, जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमें कहां कहां से पैसा मिल सकता है।
एंड सेलेक्ट द वन विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, और उसे वो सेलेक्ट करना चाहिए जो सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। चीपेस्ट, ओ माय गॉड, आते के साथ तबाही। चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता, वेरी गुड। महंगे से महंगा सोर्स हमें सेलेक्ट नहीं करना है तो पागलपंती हो जाएगी। सबसे सस्ता, जहां से हमें भाई पैसा सबसे सस्ते में मिलेगा, मैं वो ही क्या करूंगा बच्चों, वो ही सोर्स क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। जैसे एक बार मैंने आपको रिकॉर्डिंग के बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभी कल परसों में मैं एग्जांपल दे रहा था कि लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपना थोड़ा पर्सनल एग्जांपल दे रहा था कि लेट्स सपोज मेरे को 2 व्हीलर लेना है और वो 1 लाख का एक्टिवा, लेट्स सपोज, अब लड़ना मत, वैसे 1 लाख का नहीं आता, ज्यादा का आता है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। 1 लाख का एक्टिवा मेरे को फाइनेंस पे लेकर के 1,10 का पड़ रहा है, ठीक है ना, तो मैं वो फाइनेंस पे लूंगा। बात ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बात ये है कि आज अगर मैं 1 लाख रुपए मैं कहीं और लगाता हूं तो मेरे पास ऐसे ऑप्शंस है जहां से मैं 1,25 बना सकता हूं। कितने बना सकता हूं? 1,25। 1,25 उधर से कमाऊंगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर दूंगा, 1,10 पे कर दूंगा, 15 मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं आज ही कैश दे देता हूं सारा का सारा, आपको देखने में लगता कि तुमने क्या किया है, 10,000 बचा लिए। तुम्हें देखने में ऐसा लग सकता है कि अगर तुम कैश में लेके आओगे तो तुमने 10,000 रुपए बचा लिए। बेटा थोड़ा धंधे की लैंग्वेज से देखोगे ना, थोड़ा अगर बिजनेस के बच्चे हो और बिजनेस पढ़ते हो तुम, तो तुम्हें समझ में आएगा तुमने 10 कमाए नहीं है, 15 गवाए हैं। बात समझ में आ रही है? अगर तुम कैश में देके आते हो तो तुमने 10 बचाए नहीं है, तुमने 15 गवा दिए, बिकॉज आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी कि वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 साल बाद तुम्हें कितने मिल जाएंगे, 1,25 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज है। हाँ जी, तो हमारे को एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर कौन होगा, एक अच्छा सीएफओ कौन होगा, जो महंगे से महंगे में पैसा रेज करा के दे या सस्ते से सस्ते में, सस्ते से सस्ते में, ठीक है ना। सस्ते के चक्कर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस्ते में डाल दे पूरी कंपनी को, ठीक है ना, मतलब रिस्क भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है। अभी तो बेटा चालू ही किया, अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ना है। आगे बोल रहा है अभी पैसा सस्ते में उठा लिया, अब उसे क्या करना है, यूज करने का। तो पार्टी में उड़ा दे क्या, सारी टीम को लेकर के चलो जस्ट रिलैक्स बेबी, पार्टी करते आज वीकेंड में, ठीक है ना, जस्ट चिल। हाँ, ऐसा करेंगे क्या? नहीं बेटा, जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया था, जो प्रोजेक्ट लगाने थे, है ना, वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे और प्रोजेक्ट भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिनसे मैक्स टू मैक्स रिटर्न आए या कम से कम रिटर्न आए, ऐसे में इन्वेस्ट कर देंगे। कह रहे भैया सही रास्ते पे हो, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, ऐसा नहीं होता, जहां से सबसे मैक्स टू मैक्स रिटर्न आएगी वहां पे ही हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नमन भैया आप तो एक बात को बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो। बेटा क्या है, अभी कुछ टाइम तक, है ना, आज की और शायद कल की क्लास, है ना, परसों की क्लास में भी कुछ ये टॉपिक्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो बार बार क्यों बोल रहे हो आप? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। फिर तो आपको कम बोलना चाहिए। नहीं बेटा, आपके पास घर पे जाके टाइम नहीं है, आप घर पे नहीं पढ़ोगे, तो मैं चाहता हूँ इस चैप्टर को आप यहीं पे क्या करो, क्लास में ही खत्म कर लो। दैट्स व्हाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, यूसेज ऑफ फंड्स। फंड्स प्रोक्योर्ड नीड्स टू बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड। कह रहे जो आपने पैसा उठाया था मार्केट से, अब तुम्हें से प्रॉफिटेबली क्या करने की जरूरत है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से मैक्स प्रॉफिट आए, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि आरओआई हमारी कम से कम होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि आरओआई मस्ट बी मोर देन, आरओआई किससे ज्यादा होनी चाहिए, द कोस्ट एट विच फंड्स हैव बीन प्रोक्योर्ड। जिस कोस्ट पे आपने पैसा उठाया है उससे ज्यादा क्या आनी चाहिए, आपको रिटर्न आनी चाहिए, तो फायदा होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आगे चल सकते हैं। अच्छा, वो कह रहा है व्हाइल डीलिंग विद दीज टू एस्पेक्ट, जब हम पैसा उठाने की और पैसा लगाने की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। मतलब ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, दिमाग में कमी है हमारी, तो क्यों कर रहे हैं, पहला बोलो, वेरी गुड, जिससे हमारी कॉस्ट क्या आ जाए, कम आ जाए। दूसरा, टू कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल, रिस्क किस में रहे, कंट्रोल में रहे, क्योंकि आग बंद करके पैसा उठाओगे तो फिर रिस्क क्या आएगा, ज्यादा है। मान ले तुमने ये देखा नहीं कि रिटर्न कितनी आएगी और कॉस्ट कितनी आ रही है, और लेट्स सपोज ऐसा हो गया कि केडी जो है ना, केडी जो है वो केई से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, केडी जो है वो केई से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और तुमने किससे पैसा उठा लिया, डेट से पैसा उठा लिया।
तुम्हारी बर्बादी तय है। बोलो ना हाँ, क्योंकि रिस्क तुम्हें ज्यादा हो गया ना भाई, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा और आरओआई क्या आ रही है, माने आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो क्या आ रही है, कम आ रही है। तो उस केस में क्या होगा, और आपने पैसा भी किससे उठा लिया, डेट से उठा लिया, तो फिर उन्हें तो ब्याज देना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिस्की होता है डेट, और ऐसे केस में तुम्हें रिटर्न भी नहीं आ रही है, तो तुम्हारे तो घर का घेर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर सोच समझ के, ठीक है ना, सारी सेंसेस अगर तुम्हारी काम करेगी, प्रॉपर अपने फंड्स को मैनेज करोगे, तो इससे होता क्या है, जो रिस्क होता है ना वो कंट्रोल में रहता है। किस में रहता है, कंट्रोल में रहता है, ठीक है। आगे, टू अचीव इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड्स, हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छे से, जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी जगह हम क्या कर सके, वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। चौथा है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, हम इससे ये भी क्या करते हैं, देखते हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम इसलिए भी करते हैं कि हमें जब पैसे की जरूरत पड़ेगी और जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी वो हमें उस समय पे, सही समय पे मिल जाए। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि पैसा हमें मिल जाए, ऑफ इनफ फंड्स, इनफ फंड्स मतलब सफिशिएंट, जितना चाहिए, एंड इनफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए, जितना पैसा चाहिए और जब चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं कि जितना पैसा चाहिए जब चाहिए वो हमें मिल जाए, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो पहले से सोच के रखेंगे ना कि हमें इतना पैसा चाहिए और इस टाइम चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है टू अवॉइड आइडल फाइनेंस, कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए भी करते हैं ताकि जो अनयूज्ड फंड्स है ना उनको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके, मतलब जो बेकार में ही पैसा पड़ा है हमारे पास, उसको, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके। ये क्या बात हुई, सही तो है, पैसा पड़ा है तो सही तो है, बोलो ना, पैसा अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो सही तो है, क्या गलत बात है उसमें, हाँ। वो कह रहा, वेरी गुड, वो कह रहा अगर कहीं पे क्या करते हैं हम, इन्वेस्ट करते तो रिटर्न आती है, उल्टा वो पैसा हमने उठाया हुआ है डिबेंचर वालों से, बस तो हो गया ना। अब तो तुम हाँ बहुत आगे जाओगे, सुनो, रिटर्न तो कुछ आ नहीं रही है और उसका क्या जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, कॉस्ट आ रही है, रिटर्न आ नहीं रही है, तो ऐसी सिचुएशन अच्छी होती है या बुरी होती है, बहुत बुरी होती है, क्योंकि रिटर्न तो कुछ आ नहीं रही, उल्टा पैसा जा रहा है। तो आपको पैसा एक्स्ट्रा भी नहीं रखना है, जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए, और ये कब हो सकता है, जब आप अपने फंड्स को मैनेज करोगे, या बस ऐसे ही आंख बंद करके जो भी कुछ भी करोगे तब हो जाएगा, ऐसा अच्छे से मैनेज करोगे तब होगा। वंस अगेन बच्चों बताओ मेरे को, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का मकसद क्या होता है, पहला कॉस्ट कम हो जाए, रिस्क कंट्रोल में रहे, हम क्या कर ले, इन्वेस्टमेंट एफिशिएंटली कर दे, और जितना पैसा चाहिए जब चाहिए वो मिल जाए हमें, और एक्स्ट्रा पैसा ना पड़े रहे। बोलो ना, 5 एम है ये किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ध्यान से सुनो ए बच्चों, अब एक चीज ध्यान से सुनना, वैसे भी तुम ध्यान से सुन रहे हो जब से, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए अगर वो पूछेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम क्या है, एम क्या है, तो आपको ये 5 बातें लिखनी पड़ेगी, और अगर आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 5 बातें चाहे बाद में लिख देना, लेकिन मैं मतलब वैसे मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि ये 5 बातें तुम लिखो उसमें, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्योंकि अगला टॉपिक इसके बाद आएगा, एक टॉपिक अभी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तुम बोलोगे ना मन में, एम और ऑब्जेक्टिव तो एक ही बात होती है, हाँ बेटा एक ही बात होती है, लेकिन अब जैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ये जो चीजें होती है ना, इन चीजों के थ्रू वो टॉपिक क्या होता है, क्रिएट होता है। अब मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी बातें, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं वो तुम्हें चीजें, लेकिन फिर भी मैं अभी तुम्हें यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम पूछेगा, क्या पूछेगा, एम पूछेगा, तो एम में 5 बातें लिखनी है। क्या क्या 5 बातें लिखोगे, ताकि कॉस्ट कम हो जाए, रिस्क कंट्रोल में रहे, एफिशिएंटली इन्वेस्टमेंट हो जाए, हाँ जी, जब चाहे और जितना पैसा चाहे वो मिल जाए, और एक्स्ट्रा पैसा ना पड़ा रहे, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो अभी ऑब्जेक्टिव बस एक वर्ड रहता है इसका, एक वर्ड को पूरा एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, जो बच्चे यूट्यूब पे भी देखेंगे या अक्षिता के लिए भी मैं मैसेज दे रहा हूँ कि सारे ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम एक प्रोसेस होती है, रूटीन प्रोसेस होती है, क्या होती है,
रूटीन प्रोसेस, कि जहां पे हम अपने किरदार में, मतलब अपने किरदार से मतलब है कि अगर हम फाइनेंस, क्योंकि मैं अब अभी किरदार की बात कर रहा हूं, तो किरदार का मतलब है कि मैं रोल किसका प्ले कर रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजर का। किसका? फाइनेंशियल मैनेजर का। मैं सीएफओ के किरदार की बात कर रहा हूं। तो सीएफओ को अपनी डेली प्रैक्टिस में, रूटीन प्रैक्टिस में ये चीजें करनी पड़ेगी आपको, कि फंड्स कम से कम, फंड्स की जो कॉस्ट है वो कम से कम करनी पड़ेगी, रिस्क कंट्रोल में करना पड़ेगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट को एफिशिएंट वे में इन्वेस्ट करना होगा। पैसा जितना चाहिए जब चाहिए वो मिल जाना चाहिए, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा पैसा ना पड़ रहा है। ये डेली रूटीन में प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे, अब वो एक क्वेश्चन पूछता है जो सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ये। अब ये जो हम काम करते हैं ना, ये 5 काम करते हैं, इन 5 काम से क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का एम ये है, हिंदी पे मत जाना, एम और ऑब्जेक्टिव पे, बस अभी ऐसे सुनो, ठीक है ना, हल्की सी बस फील आएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है कि आपको ये 5 एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। और वो कह रहा है कि उससे ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि क्या अचीव होगा इससे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे क्या अचीव होगा? अचीव ही होगा कि जब ये करोगे आप काम, तो इन कामों से क्या होगी? आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। अब वो वेल्थ क्या होती है, कैसे कंप्यूट करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम पूछेगा तो ये 5 बातें लिखोगे आप, ऐसे कुछ भी लप्पे मत मार गया ना एग्जाम में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम लिखेगा तो 5 बातें लिख के आओगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव लिखेगा, बोलेगा, आपको लिखने बोलेगा, तो जो बाद में पढ़ाऊंगा अभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो लिख के आएंगे, ठीक है। वो लिंक भी कराऊंगा मैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें और उसमें फर्क क्या है, ठीक है ना। अभी तो पढ़ाया नहीं मैंने। देखो, द ओवरऑल फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कह रहे हैं कि बिजनेस की सक्सेस, बिजनेस की जो फाइनेंशियल सक्सेस होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि हम कितने अच्छे से क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई अगर हम अच्छे से क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, तो हमारी फाइनेंशियल सक्सेस हम अचीव कर पाएंगे। और अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा बहुत बेकार होगा, बहुत घटिया होगा, बहुत लो, बहुत वीक होगा, तो उस केस में हम फाइनेंशियल सक्सेस को भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और हम किसके ट्रैप में फंस जाएंगे? डेट के ट्रैप में फंस जाएंगे, जहां पे लोग, हम आगे आगे, लोग हमारे पीछे पीछे, लोग हमें फोन कर रहे हैं, भाई हमारा पैसा दे दे, रास्ते मिल गया, वो देखो वो जा रहा है, उससे पैसे मांगने हैं, फिर ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है ना? आपकी इज्जत, आपकी आस्था, है ना, आपके प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, वो सब क्या हो जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अब बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम क्या है, अब है रोल। तुम्हें देखने में ऐसा लगेगा कि सारे सेम से चल रहे हैं, लेकिन नहीं। वो तो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं। अब ध्यान से सुन लो, लास्ट बता रहा हूं, है ना, और किसी की भी बच्चे की नोटबुक नहीं निकली हुई है, 1-2 बच्चों को छोड़ करके, है ना, बाद में फिर करना ये समझ में ही नहीं आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है कि, मतलब एम बताता है कि हम करते क्यों हैं ये करने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है कि हम ये करते क्यों हैं। रोल है, रोल कि ये किस चीज में हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, बात समझ में आ रही है। और ऑब्जेक्टिव है कि इन सब से क्या अचीव होगा, इन सब से क्या अचीव होगा। सिमिलर टॉपिक चल रहे हैं, वो थिन लाइन डिफरेंस है, ठीक है। एम बताता है, एम बताता है कि क्यों कर रहे हो, रोल बताता है कि क्या होगा, क्या होगा, है ना, और फाइनली क्या अचीव करोगे, ये सब करके क्या अचीव करोगे, वो बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो देखते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस की किसको इन्फ्लुएंस करती है, फाइनेंशियल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको इन्फ्लुएंस करती है, बोलो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको इन्फ्लुएंस करती है? बिजनेस की, जो बिजनेस होता है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। भाई तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी कब होगी, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे, और नहीं होगी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करोगे। सम ऑफ द एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड, ऐसी चीजें
जो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाती है किससे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। या तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो सीधे तौर पे इन्फ्लुएंस होगी, या सीधे तौर पे नहीं होगी, घुमा घुमा के होगी। मतलब उसका इंपैक्ट हमने चेंज किसी और को किया, डिसीजन किसी चीज के लिए रिगार्डिंग लिया हमने, लेकिन फर्क किसी और पे जाके पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली नहीं फर्क पड़ा, इनडायरेक्टली फर्क पड़ा। लेकिन जिसको हमने चेंज किया उसी के ऊपर फर्क पड़ा, तो वो तो डायरेक्टली है। जिसके रिगार्डिंग हमने डिसीजन लिया उसी पे चेंज हुआ, ये डायरेक्टली हुआ। डिसीजन इसके रिगार्डिंग लिया, फर्क इस पे पड़ा, तो ये इनडायरेक्टली। तो कह रहा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनसे किसके ऊपर, जिनके ऊपर फर्क पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेदर वो डायरेक्टली पड़े वेदर वो इनडायरेक्टली पड़े। अब तुम बोलोगे वो एक्टिविटीज कौन सी होती है जो अफेक्ट हो जाती है किससे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है ना। तो बोल रहा है पहला, साइज एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। साइज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। बहुत गहराई है बच्चों इसमें, बहुत गहराई है। अब सुनो बात, अभी तक हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे थे कि पैसा कहां से उठाना है और पैसा कहां पे, या पैसा कहां पे लगाना है। ये भी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जितना पैसा लगाना है, हमें जितना पैसा लगाना है वो पैसा लॉन्ग टर्म असेट्स में कितना लगाना है और शॉर्ट टर्म में कितना लगाना है। नहीं समझा। हमने 10 करोड़ रुपए उठाए मार्केट से, है ना। कितने करोड़ रुपए उठाए। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि आउट ऑफ 10 करोड़ की हाउ मच अमाउंट वी हैव टू इन्वेस्ट इन द असेट ऑफ द कंपनी, कि हमें उस 10 करोड़ में से कितना पैसा कंपनी की असेट में इन्वेस्ट करना है। लेट सपोज हमने ये डिसाइड करा कि 7 करोड़ करना है इन्वेस्ट। कितना करना है, बस बात खत्म हो गई। अब ये भी डिसाइड करना पड़ेगा वो 7 करोड़ रुपए को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना डालना है और शॉर्ट टर्म में कितना डालना है। और बच्चे लोगों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आपको यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में, लेट्स सपोज आपने वो 7 करोड़ में से लॉन्ग टर्म में तो डाले 5 करोड़, आपने डिसाइड करा कि 5 करोड़ डालने का है, और शॉर्ट टर्म में कितना डालने का है, 2 करोड़ डालने का है। तो अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में जो 5 करोड़ डाल रहे हो उनमें से लैंड एंड बिल्डिंग में कितना पैसा लगाओगे, प्लांट एंड मशीनरी में कितना पैसा लगाओगे, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में कितना पैसा लगाओगे। उसका ब्रेकअप भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और आपको ब्रेकअप कर करके स्पेसिफिक उस पे जाना पड़ेगा, सिचुएशन पे जाना पड़ेगा, स्पेसिफिक पॉइंटर्स पे जाना पड़ेगा। पहले ये देखो 10 करोड़ में से कितना लगाना है, 7 इन्वेस्ट करना है। 7 में से भी 5 लॉन्ग टर्म में, 2 शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में भी अब वो जो 5 लगाना है, 2 करोड़ लैंड एंड बिल्डिंग में लगाएंगे, 1 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में लगाएंगे, है ना, फर्नीचर में लगाएंगे 1 करोड़ रुपए, बाकी मिसलेनियस और भी जो बाकी जो चीजें है, जो फैसिलिटीज वगैरह उनमें लगाएंगे बाकी बचा हुआ पैसा। तो ये भी डिसाइड करना है। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में 2 करोड़ लगाना है, लेकिन अब 2 करोड़ में इन्वेंट्री कितनी लगाएंगे। मान ले 50 लाख की क्या लगाएंगे, इन्वेंट्री, या 1 करोड़ की, मान लो 1 करोड़ की क्या लगाएंगे, इन्वेंट्री लगाएंगे। 50 लाख से ज्यादा के क्या नहीं रखेंगे, डेटर नहीं रखेंगे। मतलब डेटर को, मतलब माल अगर उधार देंगे तो हमारा बजट इतना है, बस 50 लाख का ही क्या देंगे, और 50 लाख क्या रखेंगे, कैश रखेंगे। तो ये ब्रेकअप करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे पॉइंट का यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए एक ही डायग्राम में। ये फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है क्या, बना के दिखाऊं क्या, फिर बीआर बना लो पहले पॉइंट में, तुम बाद में फिर दिक्कत करोगे। लेट सपोज हमारे पास फंड्स है बच्चों, कितने के, 10 करोड़ के। तो इसमें से ये डिसाइड करना है आपको कि इसमें से इन्वेस्ट कितना करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें से। लेट सपोज आपने डिसाइड करा 7 करोड़। केवल इतना ही काफी नहीं है, अब ये भी देखना पड़ेगा आपको कि एलटीआई कितना करनी है और एसटीआई कितना करनी है। ये क्या बात हुई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लेट सपोज ये 5 करोड़ आपने डिसाइड करा, ये 2 करोड़ डिसाइड करा, ठीक है ना। अब बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, आपको ये भी देखना होगा कि ये 5 करोड़ में से कितना पैसा कहां पे डालना है। लेट सपोज बच्चों 2 करोड़ रुपए डालने हैं लैंड एंड बिल्डिंग में, है ना, 2 ही करोड़ रुपए डालने हैं किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में, और 1 करोड़ रुपए डालने हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में। ठीक है ना, ये ब्रेकअप चल रहा है। क्या चल रहा है, ब्रेकअप, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 2 करोड़ डालने हैं, 1 करोड़ की क्या लगानी है हमें, इन्वेंट्री लगानी है। क्या लगानी है, इन्वेंट्री।
ये डिसाइड करना है। बाकी 50 लाख रुपए के हमें क्या लगाने हैं, डेटर्स, यानी कि हमारा बजट इतना ही है, इससे ज्यादा उधार नहीं देंगे हम बस। और बाकी के क्या रखेंगे, 50 लाख रुपए रखेंगे हम कैश। ठीक है, ये है बच्चों पूरा फ्लो चार्ट। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तो बच्चों बताओ मुझे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और उनमें भी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ बोलो, ये अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई कि कम करनी है, नहीं ज्यादा करनी है। लेट सपोज अभी हमें क्या, मार्केट में डिमांड ज्यादा आ जाए बच्चों, हमने ये फ्लो चार्ट बना लिया। लेट सपोज अब मार्केट में हमें ना बाकी कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमें पता चला कि मार्केट में क्या है, डिमांड ज्यादा है। मार्केट में डिमांड क्या है, ज्यादा है। जब हमें ये पता चल गया मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो हमें इन्वेंट्री क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि भाई इन्वेंट्री रखेंगे 1.5 करोड़ रुपए की, बाकी डेटर उधार, क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना, तो उधार नहीं बेचेंगे माल हम, तो वो 25-25 लाख कर देंगे, कैश 25 लाख रखेंगे अपने पास, और इन्वेंट्री बढ़ा देंगे, डेटर भी कम कर देंगे ना, तो उधार देंगे। कैश कम क्यों रखेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो पैसा वहां से भी तो आएगा, और उल्टा हमने डेटर भी क्या कर दिए, कम कर दिए, तो पैसा उनसे भी वो कैश में माल खरीद के लेके जाएंगे। तो बताओ जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो बताओ ये जो बैलेंस शीट की जो आइटम्स है, ये अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, कि कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, हम क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जब हम फाइनेंस, ये वही तो बता रहा है कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल ये होता है कि उससे बहुत सारी एक्टिविटी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। उनमें से कुछ तो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स होगी, और कुछ किसकी आइटम होगी, बैलेंस शीट की आइटम्स होगी। अब जब मैंने जैसे पहला पढ़ा, साइज एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, अगर मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं, है ना, तो ये मेरा बच्चों से सवाल है, ठीक है ना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बताइएगा, और आप एटलीस्ट अगर मेरे तक आवाज नहीं पहुंच सकती तो आपकी कॉपी पे लिखिएगा, है ना। अगर मैं कुछ भी ना बताऊं, और वो जो पहला पॉइंट है वापस से दिखाता हूं मैं, क्योंकि टाइम हो गया, अभी गैप हो गया, तो तुम मुझे बताना कि वो जो लाइन है वो इस फ्लो चार्ट में से कौन से एरिया की, कौन से पोर्शन की बात कर रही है। अभी डिस्क्लोज नहीं करने का है, पहले पढ़ लो, पढ़ो ध्यान से। वो कह रहा है कि रोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि उससे क्या होता है, उससे हमें ये पता चलता है, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है साइज क्या है और कंपोजिशन क्या है फिक्स एसेट की। मैं नहीं बता रहा हूं, बस वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब तुम बताना ये जो लाइन है वो इस फ्लो चार्ट में कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये राजी, हाँ जी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, साइज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, इसमें से कौन सा पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है वो लाइन, कौन सी, LTI, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। साइज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, वेरी गुड, 5 करोड़ को, किसको, कि फिक्स असेट का, भाई सारी फिक्स असेट है ना, फिक्स असेट का साइज कितना रहेगा, 5 करोड़, एंड कंपोजिशन उस 5 करोड़ में किसका हिस्सा कितना रहेगा, वो ये है 2 करोड़ किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का, 2 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी का, और 1 करोड़ फर्नीचर का। बच्चों ये तो हो गया साइज, ये तो क्या हो गया साइज, और ये हो गई कंपोजिशन, ये तीनों हो गई कंपोजिशन। कंपोजिशन, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ फिक्स असेट का साइज कितना होगा, और उसके कंपोनेंट यानी कि इसकी कंपोजिशन कितनी कितनी होगी। और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इसमें कितना, फिर तो तुम अंधाधुंध चल रहे हो। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा आगे नेक्स्ट है बच्चों, क्वांटम एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। मुझे बताओ जो ये वाली जो लाइन है, ये इस डायग्राम के, इस फ्लो चार्ट के कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करती है, STI को, किसको, STI को, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसने अब साइज वर्ड यूज नहीं करा, हालांकि क्या है एक दूसरा वर्ड यूज किया, थोड़ा फैंसी वर्ड है, अच्छा सा वर्ड है, फर्क कुछ नहीं। उसने वर्ड यूज किया क्वांटम। क्या यूज किया, क्वांटम का मतलब ही क्या होता है, क्वांटिटी माने साइज। तो बताओ वो यहाँ पे क्वांटम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी गुड, कौन, 2 करोड़। ये तो हो गया क्वांटम। ये चार्ट बना लेना,
क्योंकि बच्चे बाद में वरना ही नहीं रटते हैं फिर ये पॉइंट्स को। क्वांटम, और क्वांटम से दूसरा वर्ड उसने क्या यूज किया, क्वांटम एज वेल एज कंपोजिशन। कंपोजिशन बताना इसकी क्या है, बोलो ना, ये जो नीचे है ये कंपोजिशन है कि इन्वेंट्री इतने की है, डेटर इतने का है और कैश इतना है, ये हो गई कंपोजिशन। बात समझ में आई क्या आपको? 2 पॉइंट समझ में आए इस फ्लो चार्ट से? क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल ये होता है कि उससे हमें ये पता चलता है कि साइज क्या होगा और कंपोजिशन क्या होगी किसकी, फिक्स असेट की। दूसरा क्या पता चलेगा, खाली फिक्स असेट की पता चलेगी या करंट की भी पता चलेगी? सेम बात, आप चाहे तो वर्ड क्वांटम यूज करो चाहे साइज यूज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे दोनों बात एक ही है। नमन भैया फिर लिखा कि तुमने, ताकि तुम्हें 2 शब्द पता चल जाए कि साइज का मतलब क्या है, क्वांटम भी वर्ड, एक नया वर्ड पता चल जाए आपको। हालांकि कोई नया वर्ड ऐसा है नहीं, बच्चे जानते हैं। हाँ जी, तो आपको किसका, फिक्स असेट का साइज और क्वांटम पता चल जाएगा, सॉरी साइज और कंपोजिशन पता चल जाएगी, और आपको करंट असेट्स की भी, क्या माने जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उनकी भी उनका साइज और उनकी कंपोजिशन पता चल जाएगी। कब पता चलेगी, जब आप वेरी गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे। यही तो रोल है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये कितना है और कितना कितना रखना है, और ये कितना होगा और कितना कितना रखना है। बात समझ में आई? आगे चल सकते हैं क्या? नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब ध्यान से सुनो, ये जो है बच्चों, ये जो सी पॉइंट है, ये फ्लो चार्ट, अभी ये इसमें आई नहीं वो बात, लेकिन मुझे बताना फिर भी आप कि इस फ्लो चार्ट में वो जो थर्ड लाइन है वो किस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक बार और दिखाऊं, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कहां पे? 7 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़, 2 करोड़ नहीं बेटा, ये इन्वेस्टमेंट है, खाली 10 करोड़, खाली 10 करोड़। और बच्चों अप्रिशिएट कीजिएगा, आज तक कभी नहीं बोला कि जो मैं बता रहा हूं हमको से अप्रिशिएट करो, लेकिन थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना कि किस लेवल से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? 10 करोड़ रुपए उठाने थे हमें, 10 करोड़ रुपए उठाने थे, क्या हमें ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि कितना हमें शॉर्ट टर्म से उठाना है पैसा और कितना हमें लॉन्ग टर्म से उठाना है? और जो मैं एग्जांपल लिखूंगा उसे सब्सटेंटिएट करके बताना तुम यहाँ पे ध्यान से देखना। ये बच्चों, ये जो फंड्स है, जो 10 करोड़ रुपए के फंड्स उठाने हैं आपको, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि ये 10 करोड़ में से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कितना उठाएंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए पैसा कितना उठाएंगे? बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। लेट सपोज बच्चे लोगों, अपने ने क्या किया, अपने ने लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड किया कि 8 करोड़ उठाएंगे। कितना उठाएंगे? 8 करोड़। और शॉर्ट टर्म के लिए कितना उठाएंगे? 2 करोड़। ये भी तो आपको डिसाइड करना है। अब वापस से देखो, मैं दिखाता हूं आपको थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की, बंदोबस्त की बात कर रहा है कि पैसा आप लॉन्ग टर्म से कितना उठाओगे और शॉर्ट टर्म से कितना उठाओगे। तो देखो टोटल फंड्स कितने उठाने थे बच्चों आपको, बोलो ना, 10 करोड़। और उसमें से लॉन्ग टर्म से कितने उठाने हैं? 8 करोड़। और शॉर्ट टर्म से कितने उठाने हैं? नमन भैया तुमने ऐसा ही क्यों लिया, 8 करोड़ वो 2 करोड़ वो? बेटा मैं सबसे शुरू में समझा के आया हूं आपको, बिकॉज शॉर्ट टर्म फाइनेंस से क्या की जाती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है। क्या की जाती है? और तुम देखो मैंने शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना उठाया है, 2 करोड़ रुपए, और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट भी कितनी करी है, 2 करोड़ रुपए। बेटा शॉर्ट टर्म फाइनेंस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, गड़बड़ हो जाएगी। शॉर्ट टर्म से पैसा उठाओगे और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। समझा क्या आपको? अभी ध्यान से देखो, वो जो शॉर्ट टर्म से मैंने 2 करोड़ रुपए उठाए थे वो तो कहां पे लगा दिए मैंने, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा दिए। से यस और नो? अच्छा, बाकी लॉन्ग टर्म से कितना उठाए थे?
8 करोड़। कितने उठाए थे? 8 करोड़। और वो 8 करोड़ में से मैंने कितने इन्वेस्ट कर दिए? 5 करोड़। क्या कर दिए? अभी भी मेरे पास कितने बचे हुए होंगे? 3 करोड़। कितने बचे हुए? लेट सपोज उसके लिए मान लेते कि मेरे को एक नया वेंचर चलाना है। क्या चलाना है? नया वेंचर चलाना है, मतलब एक नई मेरे को नया आउटलेट खोलना है, नई फैसिलिटी चलानी है, कोई डाइवर्सिफिकेशन किया हमने, वो पैसा उसके लिए बचा के रखा है। मैं यहाँ पे चलो लिख भी देता हूं कि लेट सपोज हमने वो जो 3 करोड़ रुपए है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखे हैं। डाइवर्सिफिकेशन कितना करोड़? 3 करोड़। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूं बच्चों, जो ये वाला जो पॉइंट है ये तो फर्स्ट पॉइंट है। देखो ये कौन है? सेकंड पॉइंट है। और ये जो है बच्चों अपना ये वाला है, ये कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? कोई शक तो नहीं है? आगे चल सकते हैं? चलो नेक्स्ट है बच्चों, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। अब ये बताओ, हालांकि यहाँ पे भी पूरा नहीं है, तुम बताओ ये कहां से रिलेट करेगा, कौन से सेक्शन से रिलेट करेगा? ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, जो डी पॉइंट है वो कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, बता सकते हो आप? वेरी गुड, हाँ जी बताइए। 8 करोड़ से, वेरी गुड। कोई तो बोला? हाँ बोलो। 8 करोड़ से डील करता है। किससे डील करता है? 8 करोड़ से। तो इसे मैं इस डायग्राम को आगे कैसे करूं? बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी सारे बच्चों को पता है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस ये जो 8 करोड़ रुपए है, ये मेरे पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है कि ये मैं डेट से भी उठा सकता हूं और इक्विटी से भी उठा सकता हूं। किससे भी उठा सकता हूं? इक्विटी से भी। डेट से भी उठा सकता हूं और इक्विटी से भी। तो मेरे को ये देखना है, अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करूंगा तो मैं ये पता लगाऊंगा ना कि मैं डेट से कितना पैसा मेरे को उठाना है और इक्विटी से कितना पैसा उठाना है। बात समझ? मान लिया ये 8 करोड़ में से मैंने 4 करोड़ तो किससे उठाए? डेट से उठाए। और 4 ही करोड़ किससे उठाए मैंने? इक्विटी से उठाए। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये किससे रिलेट करता है? ये फोर्थ पॉइंट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? फोर्थ पॉइंट से रिलेट करता है। आपको इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है क्या ना? हाँ जी, देखो एक से मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक चीजें चलती जा रही है कि नहीं चलती जा रही है? बिल्कुल। एक और पॉइंट रह गया बच्चों, ठीक है ना? मतलब आप मेन जो टॉपिक है उससे तो नहीं भटके ना? मेन टॉपिक क्या था? अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एम की बात करें तो एम वो 5 पॉइंट थे, और 5 ही पॉइंट क्या है? रोल है। किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है? रोल ये होता है उससे हमें साइज और कंपोजिशन पता चल जाएगा फिक्स असेट का। दूसरा रोल क्या है? साइज और कंपोजिशन पता चल जाएगा किसका? करंट असेट का। तीसरा, हमें ये पता लगेगा कि शॉर्ट लॉन्ग टर्म से कितना उठाना है और शॉर्ट टर्म से कितना उठाना है। फिर ये पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में भी हमें डेट से कितना उठाना है और इक्विटी से कितना उठाना है। बात समझ में आ रही है? सेम एज बच्चों जो ये है ना, दरअसल मैं आपको बताऊं कि जैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस को कभी भी बच्चों इक्विटी से नहीं उठाते हम। शॉर्ट टर्म फाइनेंस को इक्विटी से नहीं उठाते हम। क्यों नहीं उठाते बेटा? इक्विटी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ही नहीं। इक्विटी तो लॉन्ग टर्म होती है। क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है। से यस और नो? बिकॉज वो तो कभी भी कंपनी को वापस नहीं करनी होती है, तो वो शॉर्ट टर्म कैसे हो सकती है? वो तो लॉन्ग टर्म होगी। यहाँ पे बच्चों पता क्या होगा? शॉर्ट टर्म में क्या होता है? शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में, कि आपको कोई बैंक लोन लेना है, ओवरड्राफ्ट लेना है, या कोई शॉर्ट टर्म लोन लेना है, इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, चलो लास्ट एक पॉइंट देखते हैं। हाँ जी, ये तो हो गया ना आपका। कौन हो गया? ये हो गया फोर्थ, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। अब कह रहे हैं ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक बच्चों तुम देख रहे थे जो 4 पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट है,
ये 4 पॉइंट बैलेंस शीट से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? बैलेंस शीट से, क्योंकि फिक्स असेट भी बैलेंस शीट में आती है, करंट असेट भी बैलेंस शीट में आती है, डेट और इक्विटी भी किस में आते हैं? बैलेंस शीट में आते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी किस में आते हैं? बैलेंस शीट में। ये सारी बैलेंस शीट आइटम्स है। कौन सी आइटम्स है? लेकिन अभी ये बोल रहा है जो ई वाला जो पॉइंट है वो किसकी बात कर रहा है? पी एंड एल की। किसकी बात कर रहा है? या इसको एसओपीएल बोलते। क्या बोलते हैं? आज के टाइम में बेटा पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एसओपीएल की बात कर रहा है। नमन भैया क्या ये आप इसमें बता सकते हो क्या? ये वाले चार्ट में बता सकते हो क्या? ये फ्लो चार्ट में? नहीं बेटा, इससे तो पता नहीं चलेगा, बिकॉज अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ चीजों को तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, तो डायरेक्टली तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया इन चीजों को, कुछ चीजों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। तो बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाली चीजें हैं वो डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्टली अफेक्ट होगी। नमन भैया अगर आप एग्जांपल दोगे तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, मैं क्यों नहीं दूंगा एग्जांपल, मैं तो हूं ही एग्जांपल देने के लिए। तो सुनो ना अभी आप एग्जांपल सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। हमने ये डिसाइड करा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से हमें मतलब डेट कितना उठाना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में डेट की कंपोजिशन कितनी रखनी है और इक्विटी की कंपोजिशन कितनी रखनी है। प्लीज, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में डेट की कंपोजिशन कितनी रखनी है और इक्विटी की कंपोजिशन कितनी रखनी है। वो मैंने 4-4 करोड़ रखा। कितना रखा? बेटा एक बात बताना, अगर लेट सपोज वो जो डेट का, ध्यान से सुनना, जो डेट की जो रेट है वो लिख के नहीं बता रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है ना, वो तुम अभी कर लेना अपने आप। डेट की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, लेट सपोज 10% है। कितना है? 10% है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो मेरे को एक बात बताना ना, तो उस पे जो डेट पे जो इंटरेस्ट बैठेगा उसकी अमाउंट कितनी बैठेगी? 4 करोड़ पे बोलो ना। वेरी गुड, 40 लाख बैठेगी। कितनी बैठेगी? ध्यान से सुनना, मैंने डिसीजन ये लिया कि मेरे को डेट कितना रखना है और इक्विटी कितना रखना है, तो ये तो डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। लेकिन इस चीज से इंटरेस्ट इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। बताऊं कैसे? अभी मैंने डिसाइड करा कि 4 करोड़ मेरे को क्या रखना है? डेट रखना है। तो उस पे 10% के 10% के हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है? 40 लाख। पी&एल में खर्चा कितने का डलेगा? 40 लाख का। कितने का डलेगा? एक सेकंड के लिए फर्ज करो कि मैं ये डिसाइड कर लूं कि नहीं, डेट से 4 करोड़ नहीं उठाने का, डेट से 6 करोड़ रुपए उठाने का, और बाकी 2 करोड़ किससे उठाने का? इक्विटी से उठाने का। ओवरऑल 8 करोड़ उठाने मेरे को, तो 6 करोड़ मेरे को किससे उठाने? डेट से। ब्याज का जो रेट है वो सेम है, 10%। तो कितना हो जाएगा? 60 लाख। जो पहले एसओपीएल में 40 लाख रुपए जा रहे थे, अब वो कितने जा रहे हैं? तो मेरा जो प्रॉफिट पहले ज्यादा आ रहा था अब वो घट के आएगा। लेकिन एक बात है, इससे किस पे भी फर्क पड़ेगा? टैक्स पे भी फर्क पड़ेगा। तो तुम देखो एसओपीएल में जो टैक्स है, इंटरेस्ट है, ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट निकल करके आएगा उन पे भी फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? फर्क। लेकिन मैंने उनके रिगार्डिंग डिसीजन नहीं लिए, मैंने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया वो बैलेंस शीट आइटम्स के लिए किया। किसके लिए किया? बैलेंस शीट आइटम्स के लिए। और बैलेंस शीट आइटम्स की वजह से इनके ऊपर तो डायरेक्टली फर्क पड़ा, लेकिन क्योंकि ये आइटम किसके ऊपर भी फर्क डालती है? एसओपीएल के ऊपर भी फर्क डालती है। इनसे अराइज होने वाली जो कॉस्ट है वो किसके ऊपर फर्क डालती है? वो चीजें आती है पी&एल में। इंटरेस्ट तो किसका पार्ट होता है? पी&एल का पार्ट होता है ना, एसओपीएल का, प्रॉफिट एंड लॉस का। यस और नो? तो उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम भी क्या होगी? अफेक्ट होगी। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट। क्योंकि अगर मैं यहां से डेट की अमाउंट चेंज कर दूंगा तो एसओपीएल अफेक्ट हो जाएगा। क्या अफेक्ट हो जाएगा? एसओपीएल। और एग्जांपल दो इसका अभी। अच्छा, यहां पे आ जाओ बच्चों। ये है हमारा, ये डेटर है, डेटर, ये ना, ये डेटर दिखा गया आपको? मैं इस डायग्राम को गंदा नहीं करना चाहता हूं, फिलहाल बस समझो भी। ये 50 लाख के हमने कंसीडर करके रखे डेटर, ठीक है ना। इनमें से 2 डेटर बहुत वाहियात निकल गए, 10 लाख रुपए रखते हो। कितने रखते हैं? डिसीजन तुमने किसके रिगार्डिंग लिया था? डेटर के रिगार्डिंग। लेकिन अब क्या है, किसी के माथे पे कोई लिख रहा है कि वो पैसे देगा कि नहीं देगा, है ना भाई। एक भरोसा ही तो होता है, गुडविल ही तो होती है, आगे से इंसान सिखा देता है। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, वो 2 लोगों ने 10 लाख रुपए नहीं दिए, हमारे 2 लोगों ने 10 लाख रुपए नहीं दिए। बताओ, बैड डेट्स की एंट्री डालनी पड़ गई हमें। किसकी एंट्री डालनी पड़ गई? वो बैड डेट की एंट्री आई। क्यों? क्योंकि हमने ये डिसाइड करा था कि 50 लाख के हमारे डेटर रहेंगे। काश हम ये डिसाइड करते कि हम 1 भी रुपए का माल
उधार नहीं बेचेंगे, डेटर की अमाउंट क्या होगी, 0 होगी। आप मुझे बताओ क्या वो P&L अफेक्ट हो जाता क्या? डायरेक्टली तो कौन अफेक्ट होती, बैलेंस शीट, लेकिन इनडायरेक्टली कौन अफेक्ट हो रही थी, P&L। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे डेटर रखे हैं तो इनडायरेक्टली P&L भी अफेक्ट होगा, क्योंकि बैड डेट की एंट्री जाएगी, बैड डेट की एंट्री जाएगी तो नुकसान होगा, हमारा खर्चा होगा, तो वो एसओपीएल में, मतलब अगर आप P&L अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड पड़ेगा वो, सेल्स और नो, एसओपीएल बनाओगे तो खर्चों में लिखा जाएगा वो, ये बैड डेट्स हो गए। हाँ बोलो। और अगर अगर डेटर ना होते तो बैड डेट्स भी ना होते, तो P&L अफेक्ट हो जाता हमारा कि बैड डेट की एंट्री ना डलती, और बैड डेट की एंट्री ना डली तो प्रॉफिट बढ़ के आता, क्योंकि खर्चा कम डला ना, खर्चा कम डलेगा तो प्रॉफिट बढ़ के आएगा, उससे टैक्स भी अफेक्ट होगा। सारे बच्चों को पता है, वो करके बताया भाई, खर्चे कम ज्यादा होने से टैक्स तो अफेक्ट होगा ना, जो आपका पीबीटी आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, से यस और नो, तो वो चीज है। मुझे बताओ P&L की बहुत सारी आइटम्स अफेक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ बोलो। मान लिया इन्वेंट्री में आग लग गई, अब पता है ना वो खर्चा कहां पे डलेगा, वो P&L में। मान लिया इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें से कुछ क्लेम दे दिया, तो वो इनकम में आ जाएगा, फिर समझ में आ रही ना बात? हाँ अच्छा, कैश है, कैश, कैश का एम्बेजलमेंट हो गया। एम्बेजलमेंट समझते हो, पहले भी बताया था, गल्ला चोरी करना, मतलब वो एम्प्लॉइज ने पूरे गल्ले में से पैसे हटा लिए, कैश का एम्बेजलमेंट हो गया। तो बताओ फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ तो बोल दो। तो वो चीज है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ बच्चों जो रोल है वो हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वंस अगेन मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम अलग होता है, रोल अलग होता है, ऑब्जेक्टिव अलग होता है ना। एम क्या बताता है कि क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एम बता रहा है क्यों कर रहे हो, और वही 5 चीजें लिखनी पड़ेगी। रोल बता रहा है कि इससे क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। इन 5 चीजों पे फर्क पड़ेगा, और क्यों कर रहे हो और क्या होगा, इनसे क्या ही अचीव कर लोगे, क्या ही अचीव कर लोगे। एंड द थर्ड टॉपिक इज देयर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एग्जाम में लप्पे मत मारना, एम आएगा तो एम लिखना, रोल आएगा तो रोल लिखना, ऑब्जेक्टिव आएगा तो। मैंने पास्ट में देखा है पिछले 10 सालों में, ऑब्जेक्टिव आता है तो बच्चे रोल ठोकते हैं, रोल आता है तो एम ठोकते हैं, एम आता है तो ऑब्जेक्टिव ठोकते, कुछ भी करते हैं, कुछ भी अपने मन से मत करने का बेटा। 5 पॉइंट उधर बताए मैंने, भी आपको याद भी कराए 5 पॉइंट, 5 पॉइंट एम के याद कराए, 5 पॉइंट आपको रोल को बहुत बाखूबी अच्छे से पूरा फ्लो चार्ट बना करके समझाए, ऑब्जेक्टिव कल कराऊंगा। अधिकतर नमन भैया कौन सा क्वेश्चन आता है? अधिकतर आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में, लेकिन पढ़ाए आपको तीनों अच्छे से। वंस अगेन, एम के 5 पॉइंट बोल सकते हो, वेरी गुड। कॉस्ट कम करनी है, बहुत अच्छा। रिस्क को कंट्रोल करना है, तीसरा। हाँ, एफिशिएंटली फंड्स को इन्वेस्ट करना है, चौथा। जब चाहे जितना चाहे तब पैसा अवेलेबल होना चाहिए, एंड द लास्ट वन इज एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए। 5 पॉइंट यहाँ पे 5 पॉइंट बता सकते हो रोल के। पहला, साइज एंड कंपोजिशन पता पड़ेगा फिक्स एसेट का, साइज एंड कंपोजिशन पता चलेगी किसकी, करंट एसेट्स की, और साइज। और फिर आपका तीसरा क्या पता पड़ेगा आपको, अमाउंट पता पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म से कितना उठाना है, शॉर्ट टर्म से कितना उठाना है। फिर लॉन्ग टर्म में भी ब्रेकअप पता लगेगा कि डेट से कितना और इक्विटी से कितना। ये चारों तो बैलेंस शीट की आइटम्स है, और इससे पांचवा, जो पांचवा है बच्चों, पांचवा, वो सारी आइटम्स होगी P&L की, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। ये डायरेक्टली अफेक्ट होती है, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली। बात समझ में आती है बच्चों? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। डायग्राम दिखाने का है, और ये डायग्राम इस टॉपिक के जस्ट नीचे बना लेना, ठीक है ना। और ऐसे ही बनाना जैसे मैंने, इनफैक्ट मेरा थोड़ा वाहियात भी हो सकता है, आप थोड़ा और अच्छे से बनाना। और इनफैक्ट जो 5वें पॉइंट के लिए ना, 5वें पॉइंट के लिए पूरा अपनी लैंग्वेज में कहानी लिख लेना कि इन 4 के बारे में हम डिसीजन लेते हैं, तो 5वें पॉइंट पे फर्क पड़ता है इनडायरेक्टली। और बच्चों अगर ऐसा करोगे, इस अप्रोच से अगर आप पढ़ते हो इस चैप्टर को, मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है ना। इनफैक्ट आपकी लाइफ में आप देखना, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगी। डे टू डे आप जो इधर उधर खर्चा करते हो ना फालतू का, जो कंजप्शन नेचर में जो खर्चा करते हो, तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने फंड्स को मैनेज करना कितना जरूरी है, बिकॉज हमने शुरुआत में ही बोला
कि जो लोग अपने फंड्स को मैनेज नहीं करते वो उनके लिए काम करते हैं जो लोग अपने फंड्स को मैनेज करते हैं। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें अपने फंड्स खुद मैनेज करने हैं या किसी और के मैनेज करवाने हैं। ठीक है ना? तो इधर इधर उधर फालतू का खर्चा करना छोड़ दो। चल भाई आज इधर खर्चा कर दिया, उधर खर्चा कर दिया, 100 रुपए इधर ऐसे खड़े खड़े उड़ा दिए, है ना? ये सोचो कि अगर मैं महीने में अगर 100 रुपए 200 500 रुपए बचाता हूँ तो साल में मेरे 6-7 हजार रुपए 10 हजार रुपए तक मैं इकट्ठे कर सकता हूँ। जब तक मेरे वो 2-4-5 साल होंगे तो मेरे पास एक डिसेंट अमाउंट हो सकती है। डिसेंट अमाउंट तुम्हारे लेवल पे 1-1.5 लाख रुपए तुम्हारे पास होंगे तो तुम अपने मन का कुछ कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है तो करने के लिए, कि दूसरों से ऐसे पापा के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है अपने, जब इंसान करियर में होता है ना, स्टार्टिंग में होता है, सारे पैसे घर वालों से नहीं मांगे जाते। गलत बातों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं किसी बिजनेस करने के लिए बोल रहा हूँ। मान ले कुछ आपको लग रहा है कि यार ये अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास, कि मैं इससे, लेट्स सपोज आपको एक एसआईपी करवानी है, छोटी सी एसआईपी करवानी है, मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है ना? या आपने अभी जैसे अभी इधर पढ़ रहे हो तो आपने नॉलेज ले ली शेयर मार्केट की, और उसके ऊपर फिर आप क्या कर रहे हो और आपने कुछ और सीखा, उसके बाद आपको लग रहा है कि अब इतना कन्विक्शन आ रहा है तुम्हें कि यार मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं अपनी नॉलेज के बेस पे इतना तक तो खेल सकता हूँ, है ना? तो उसके लिए फिर वो हेल्प करती है वो अमाउंट। जो पैसा आपने इधर उधर उड़ाया वो किसी काम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अगर वो चीजें अपने उन चीजों उन ऑप्शंस में लगाई तो वो आपको लॉन्ग लाइफ क्या करके देने वाली है, रिटर्न जनरेट करके देने वाली है। और बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।